नमस्कार। पैलाग। जय हिंद। आज बहुत तेज बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, बिना कोई अति आवश्यक कार्य के बाहर मत निकलिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र में है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज जो समाचार पत्रों से और सोशल मीडिया से और खबरों से जो पता चल रहा है कि बागेश्वर, चंपावत, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ है। कल धारचूला, मेरा जो गृह जनपद है पिथौरागढ़, वहाँ पर टनल, जो विद्युत परियोजना की टनल है, उसका मुखाना जो है भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से बंद हो गया था, जिसमें श्रमिक फंस गए थे। और अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो जो बिजली पैदा होती है उसका सीधा असर हम लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि बिजली की आपूर्ति बाधित होगी। अगर हम बागेश्वर और चमोली की तरफ चलें तो वहाँ पर नंदनगर करके जो जगह है, वहाँ की जो स्थिति दिख रही है, जमीन कैसे खसक रही है और वहाँ के लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। और ये हम वही लोग मजबूर हैं जो उस जगह पे रह रहे हैं। और क्या वो उतने सामर्थ्यवान है? क्या सरकार उनको पूरा सहयोग करेगी? ये बड़ी सोचनीय बात है। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली हैं। और आज की शुरुआत हम करते हैं सातों आठों महोत्सव, जो कल आठों पे जो महेश्वर आए थे उनके माध्यम से मनाया गया। क्योंकि अगर हम ये लेके चले, देखिए आपको थंडरिंग की आवाज भी आ रही होगी। बहुत तेज बारिश हो रही है, रात से ही काफी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है बहुत ही ज्यादा दुखदायी हो गया है। और इन चीजों के लिए हमें सबक भी है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपना जब रौद्र रूप लेती है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान मनुष्य का होता है। एक आदमी का पेट भरने के लिए हम करोड़ों लोगों की बलि नहीं दे सकते। तो आपसे निवेदन है कि अपना ध्यान रखिए। सातों आठों महोत्सव में लेके चलता हूँ आपको अपने गांव। एक मैंने फोटो लगा रखी है स्टिकर में। ये मेरे गांव का, जो मेरा गांव ग्राम जिनगाल, अभी जो नई तहसील बनी है देवलधर, पुरानी तहसील हमारी डीडीहाट पड़ती है, और जिला पिथौरागढ़। एक बहुत सुंदर गांव है, बहुत शांत गांव है, बहुत बुद्धिजीवियों का गांव है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज मेरे गांव में जो लोग रह रहे हैं वो अपनी परंपरा, क्योंकि मैं तो अभी हल्द्वानी में हूँ, लेकिन जो गांव में लोग रह रहे हैं वो परंपरा, वो वैभव, वो संस्कृति और उसके सारे के सारे वाहक जो हैं, जो पिथौरागढ़ जिले के अंदर लोग रह रहे हैं, हमारे पूरे गांव के, और जो गांव के अंदर लोग रह रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति की गई है। मैं उस वीडियो को भी डालूंगा, जो हमारे गांव जिनगाल, और ऐसा हर कुमाऊं क्षेत्र में लगभग हर गांव में हो रहा होगा। और आपको पीछे उस फोटो में एक घर भी दिख रहा होगा, जो बहुत बड़ी बाखली है, हमारे यहाँ भाड़ी कहते हैं उसको। उस बाखली में हमारे गौरा और महेश्वर का एक सुनिश्चित स्थान है। जो पहाड़ की जो परंपरा है, सभ्यता है, उसमें देवी का स्थान और महेश्वर का जो स्थान निर्धारित होता है, वो आज से नहीं, सदियों से वहां पे होता है। क्योंकि हमने अपने परदादी से सुना था कि वहां पे गमरा होती है, फिर दादा दादी ने बताया, फिर ईजा बाजू ने बताया, और अब हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि उषय जागा लगातार हमारे यहाँ पूज पाठ होची, गमरा आती है, गौरा महेश्वर का पूरा खेल होता है, और आज वहां पे लगातार खेल होंगे। बहुत बड़ा जगह थी वो। अब धीरे धीरे पलायन की मार जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे गांव में भी हुई है। लोग पलायन होके पिथौरागढ़ या दूसरे शहरों में गए हैं, लेकिन जो पिथौरागढ़ में रहते हैं पलायन होके या किसी अन्य कारण से बिजनेस और नौकरी के लिए, वो जरूर जाते हैं घर। इसमें हमारे भाई लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। वो लोग भी, चाचा लोग जो गए हैं, घर गए हैं। तो मैं समस्त जिनगाल वासियों को, जिन्होंने अपनी प्रथा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने वैभव और एक दूसरे के काम आने में जो कार्य किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ।
जब हम कभी गांव जाते हैं इस समय पे, और अगर मुझे याद है तो कोरोना के बाद लगभग 2 या 3 साल तक लगातार हम वहाँ पे थे। मेरे बच्चों ने पहली बार देखी उस चीज़ को, महसूस किया, देखा। और कल जब मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि, और फोटो में वीडियो जो डाली थी ग्रुप में उसको दिखा रहा था, तो वो एक एक को पहचान रहे थे। ये दादी है, ये दादी वहाँ रहती है, ये वहाँ रहती है, ये चाची है, ये ताई है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ से फैमिलाइज हुए हैं। बशर्ते ये मॉडर्न का ज़माना है, आज के समय पे आधुनिकता बहुत ज़्यादा दिखती है, हम लोग बाहर निकले हैं सुविधाओं के लिए, लेकिन वहां पर आज भी उस परंपरा के साथ हम जुड़े हुए हैं। और अगर हम अपने बच्चों को अपना भाषा, अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपना रीति नीति और अपनी संस्कारों को देंगे तो जरूर हम अपने गांव की जड़ों से जुड़े रहेंगे। क्योंकि लोग जो गांव में रह गए हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि अब कब आओगे। क्योंकि जब भी हम गांव जाते हैं, मैं जरूर गांव में भ्रमण करता हूं, अपने पूरे गांव में और अगल बगल के गांव में, तो उसमें मैं जरूर जाता हूं और ये जरूर देखता हूं कि लोग कैसे हैं, कैसे उनका रहना है, दिक्कतें क्या आ रही हैं। हम बात करते हैं उनसे, उनको बड़ा आत्मीयता लगती है। कोई महिला बुढ़ापे में अकेली है, किसी के बच्चे बाहर हैं, वो अपने बच्चों के लिए उसी गांव में रह के सारे कार्य कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहाड़ के हर गांव की है। और मैं नमन करता हूं अपने जिनगाल गांव को, जिस वजह से आज हमें गर्व महसूस हो रहा है कि मैं फोटो लगा रहा हूं। और इस बाकली को मैं नमन करता हूं, उस प्रक्रिया को नमन करता हूं। और जब मैं पिछले महीने घर गया था चुनाव से पहले, जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें मैं उस जगह पे भी गया था जहां हम गौरा और महेश्वर को रखते हैं। और उस जगह पे मैं उस मिट्टी को भी मैंने प्रणाम किया था। तो आज मुझे वो याद आ रही थी। तो ये चीजें हमें कनेक्ट करती हैं पहाड़ से। जरूर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, चाहे हम देश के किसी भी हिस्से रहें या पूरी दुनिया के किसी में हिस्से में रहें, लेकिन हम उस जमीन से जरूर जुड़े रहते हैं। क्योंकि कल एक मामला हमारे पास आया था, थोड़ा सा वर्णन करूंगा। एक मनीला के रहने वाला व्यक्ति, मनीला जो पड़ता है वो आपके रामनगर से ऊपर गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य का एक बहुत बड़ा भूभाग है। वहां का व्यक्ति विदेश में रहता है और विदेश में ही उनकी शादी हुई है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब उसकी पत्नी अजीब अजीब हरकतें करने लगी, तब किसी पहाड़ी व्यक्ति जो दूसरा था, जो किसी रेस्टोरेंट में काम करता था, उन्होंने बोला कि जो ये भाषा बोल रही हैं, जो ये शैली बोल रही हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जब हम किसी विदेश में जाके बस जाते हैं, हमारे बच्चों को हमारी भाषा और बोली बहुत कम समझ में आती है, क्योंकि वो उसी परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि ये आपकी भाषा बोल रही है, और जब उन्होंने बोला कि आप चावल दिखवाइए अपने गांव में, तो वहां से वो परिवर्तन होया। वो आए थे, कल बातचीत हो रही थी उनकी कि एक बहुत बड़ा माध्यम से वो पहुंचे हैं। तो सोचिए, हम अपनी प्रकृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ कितना जुड़े हुए हैं। तो मैं नमन करता हूं। और फिर सभी लोगों का, जितने भी कुमाऊं, डोटी नेपाल और गढ़वाल का बाएं साइड वाला जो क्षेत्र है, वहां पर बहुत अच्छी तरह से और नंदा और सुनंदा महोत्सव चल रहा है नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में। तो उसकी भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये पर्व ऐसे हैं जो हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रीतियों से जोड़ते हैं और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कहते हैं कि हम कितने समृद्ध थे, कितने मजबूत थे। कल एक घटना हल्द्वानी में भी घटी है, मैं उसको स्टिकर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। हल्द्वानी में कल बद्रीपुरा करके एक वार्ड है, वहां पर कल हम गणेश महोत्सव में गए थे। और उस गणेश महोत्सव में वहां जाने के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश भी है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया था सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। तो लोगों की जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, पर्वतीय क्षेत्र की जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों की जो आस्था है, उसका ध्यान रखते हुए वहां के पार्षद रवि जोशी जी ने, और वहां जो गणेश महोत्सव की संयोजक समिति है, क्योंकि 10 साल लगभग से वो लोग गणेश महोत्सव उस जगह पे मना रहे हैं, कई समाज के लोग वहां पे रहते हैं, सर्व समाज ने
पर्वतीय समाज कुमाऊं और गढ़वाल की आस्था का ध्यान रखते हुए और कई लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया कि गणेश महोत्सव बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा और गणेश विसर्जन फूलों से किया जाएगा। गणेश विसर्जन के बाद जो मूर्ति है उसको नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा और उसको मंदिर या घर में एक शीशे के बॉक्स में संभाल के रखा जाएगा ताकि उस मूर्ति का खंडन न हो और उसकी पूजा करते रहें। क्योंकि जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, हम देख रहे हैं शहर के अंदर, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे किसी चीज को हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जागरूकता तभी आती है जब हमारा समाज हमारे साथ खड़ा होता है। तो पर्वतीय समाज से हमारा निवेदन है कि अपनी आस्था, अपनी परंपरा, अपनी जो रीति नीतियां हैं उसके लिए आप खड़े रहिए हमेशा। क्योंकि जिस प्रकार से पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने ये कार्य किया है और ज्ञापन दिया था, तो लोगों के अंदर एक चेतना जागी कि क्यों लोग मना कर रहे हैं। जब वार्ता हुई और ये सब चीजें उन्होंने देखी तो उन्होंने ये चीजें एक्सेप्ट की कि अब हम ये गणेश विसर्जन नहीं करेंगे। तो सोचिए, कल शोभा यात्रा निकली थी, जब कल उनका गणेश विसर्जन का कार्यक्रम था, तो हमारे यहाँ तो शयाना कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विसर्जन नहीं करते। विसर्जन का मतलब पूरी तरह से उसको प्रवाहित या उस जगह पे रहना, तो हमारे यहाँ शयाना कहते हैं। क्योंकि जब हम नौले और धारे पे या नदी के स्रोत के किनारे पे किसी पेड़ के नीचे किसी अपने जो गौरा महेश्वर या इनकी जो मूर्तियां बनाते हैं, जो एक आकृति बनाते हैं, वो प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा उसके साथ होती है और प्रकृति के साथ धीरे धीरे वो उसमें मिल जाती है। तो कल जो ये चीज है तो हम लोग भी बड़े खुश हुए और हम लोग खुद जब ये समाचार हमें पता चला कि बद्रीपुरा के निवासियों ने ये और वहाँ के वार्ड पार्षद जी ने फोन किया और वहाँ के जो समिति है हम उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फूल लेके गए और हमने पूरे यात्रा में फूलों से वर्षा की और लोगों को उत्साहित किया कि आप भी ऐसे ही गणेश महोत्सव मनाइए, भव्य तरीके से मनाइए और जितना ज्यादा मना सकते हैं वो मनाइए। लेकिन आप गणेश जी का जिस प्रकार से विसर्जन करते हैं वैसे मत कीजिए। तो ये संदेश है आप सभी लोगों का। बहुत बड़ी चीज होती है। कल प्रेमानंद महाराज जो काफी प्रसिद्ध हैं, एक ऐसे सिद्ध संत हैं जिनके बड़े फॉलोअर हैं और लोग भी उनको बहुत मानते हैं, उन्होंने भी एक प्रश्न उठाया है गणेश विसर्जन में कि अगर किसी मूर्ति को आप 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन पूरी श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं और 10वें दिन उसको नदी में, नालों में और ऐसे जगह पे उन्होंने तो सीधा है कि गिरा देते हैं और उसके बाद जेसीबी से उसको खुदा, क्योंकि जब सफाई होगी बड़े बड़े शहरों में तो उस चीज को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो उन्होंने वो वर्ड यूज किया। तो सोचिए, जब इतने बड़े संत इस चीज को कह रहे हैं तो फिर नीचे जो लोग हैं इन चीजों को, उन्हीं के जो फॉलोअर हैं, अब उनके लिए बड़ी स्थिति होगी कि वो कैसे इस चीज को, क्योंकि हमने तो एक माध्यम शुरू किया है, हमने उस चीज के लिए आगे बढ़े हैं। अब इसी में एक चीज और जोड़ता हूं मैं आपके साथ, ये घटना भी हल्द्वानी की है। ये हैं विवेक शर्मा नाम के एक पंडित जी, जो अपने आप को पंडित जी कहते हैं और पूजा पाठ का कार्यक्रम कराते हैं। और इन्होंने एक वीडियो सर्कुलेट किया तब जब हमने कहा कि गणेश विसर्जन नहीं होना चाहिए, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड आंदोलन करेगी, धरना देगी, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करेंगे, अलोकतांत्रिक तरीके से कोई कार्य नहीं करेंगे। तो कल क्या हुआ कि इनका जो वीडियो हुआ उसमें इन्होंने 2 चीजें कही हैं। एक तो इन्होंने कुमाऊनी समाज, जो कुमाऊनी समाज है उसको पूरी तरह से एक प्रकार से गाली दी है कि कुमाऊं समाज की जड़ें कहां से हैं। उनको तो ये पता ही नहीं होगा कि उनके वंशज कौन है। मेरे वंशज 1924 से यहाँ रहते हैं, मुझे 7 पीढ़ियों का पता है और कुमाऊनी के बहुत कम लोग होंगे जो अपने वंशजों के बारे में जानते होंगे। सीधा सीधा हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे जो नैतिक मूल्यों पर एक कुठाराघात है, एक हनन है।
क्योंकि आप तार्किक बहस कर सकते हो, गणेश विसर्जन करना नहीं करना आप ये लोकतांत्रिक तरीके से कह सकते हो। आप ये कह सकते हो कि क्यों गणेश विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्यों गणेश विसर्जन करना चाहिए, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा इतिहास है। अगर हम कत्यूरी वंश, चंद वंश से पहले चले तो कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों का अपना इतिहास है। अब मैं इनके लिए अपशब्द नहीं कहूंगा। इन पंडित जी ने हम सबको चैलेंज कर दिया है कि कुमाऊनी जो समाज है उसकी जड़ें ही नहीं है। इनका कहना यह है कि कुमाऊनी समाज की कोई जड़ें नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा उसके ऊपर आपेक्ष किया है। मैं वीडियो अपने स्टेटस पे भी लगाऊंगा और शेयर भी करूंगा कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई। आप रहते हल्द्वानी के कुमाऊं क्षेत्र में, हल्द्वानी भी कुमाऊं क्षेत्र का। अगर आप कुमाऊं का इतिहास पढ़ेंगे तो कुमाऊं का इतिहास अपने आप में वाइड है। और हम लोगों ने 1857 की क्रांति में भी भाग लिया है और भारत की आजादी का आंदोलन है उसमें भी कुमाऊं के लोगों ने भाग लिया है। भारत रत्न हमारे पास गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, उनका योगदान आप कैसे भुला सकते हो, वो भी कुमाऊनी थे। और पृथक हिमालयी राज्य की जो अवधारणा थी वो 1938 से अगर मानी जाए, जो अगर हम आज के लोकतांत्रिक और राज्य व्यवस्था के हिसाब से कहेंगे तो उस समय से मांग की जाती। गोविंद बल्लभ पंत जी के सामने भी ये मांग आई थी, ये आज की मांग नहीं है। और ये कह रहे हैं ये राज्य भारत के सभी लोगों का है। और शायद पंडित जी को ये जानकारी नहीं है कि भाषा और संस्कृति के हिसाब से राज्य बनाए गए थे और उन राज्यों को बनाने में गोविंद बल्लभ पंत जी को अधिकृत किया गया था कि आप भाषा और संस्कृति के हिसाब से राज्य बनाएंगे। संयुक्त प्रांत में हमारे राज्य को इसलिए शामिल किया गया, इस पर्वतीय क्षेत्र को इसलिए शामिल किया गया कि उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि अलग थलग कर दिया जाए और ये बॉर्डर क्षेत्र था। क्या कारण रहे होंगे आप उसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप चर्चा कीजिए। लेकिन आप सीधे सीधे हमारी जो परिचय है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो समृद्धि है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उनको आप टारगेट कर रहे हो और उनके ऊपर आप अपेक्षा लगा रहे हो कि कुमाऊनी की तो जड़ें ही नहीं मालूम होंगी। क्यों नहीं होंगी हमें जड़ें? मैं जिस जगह पे बैठा हूं, मैं अपने कुटुंब की आज से लगभग 10 पीढ़ी का तो मेरे पास पूरा डाटा रखा हुआ है और मैं जानता हूं कि हम कहाँ थे, कहाँ से आए। उसके साथ चंद वंश का हमें जानकारी है, उसके साथ कत्यूरी वंश का हमें जानकारी है, उसके साथ हमें मल्ल वंश की जानकारी है, उसके साथ हमें पाल वंश की जानकारी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जब लगभग आज से 1400 साल पहले, यानी अगर हम सीधा लेके चलें 700 या 800 ईस्वी के आसपास, तब से हमारे पास ताम्रपत्र हैं, तब से हमारे पास शिलालेख हैं। उससे पहले की जो जानकारियां हैं वो घटित हैं खस वंश में। और उससे पहले अगर आप जाओगे रामायण और महाभारत काल में भी ये हिमालयी क्षेत्र था, है और हमेशा रहेगा। अब आप आते हो कि हम भाई ये कह रहे हैं कि ये राज्य हम सबका है। राज्य हम सबका कैसे हो सकता है? पूरे भारतवासियों का कैसे राज्य हो सकता है? ये राज्य की ही स्थापना सिर्फ इसलिए हुई थी कि इस राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को वो अधिकार, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए इस राज्य की उत्पत्ति हुई थी। उस राज्य को बनाने में हम अपने लोगों ने शहादत दी है, हमारे महिलाओं की अस्मिता के साथ खेला गया है। और आज 1 सितंबर है, जरूर अपने परिवार में और अपने स्टेटस पे लगाइए कि 1 सितंबर जो है हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ा काला दिन है। इस दिन खटीमा गोलीकांड हुआ था। तो महोदय, मैं आपको बताना चाहूं कि खटीमा गोलीकांड में हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने गोली खाई है पुलिस की, और वो भी तब जब वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। अगर हम ये कहें कि हमारी जो पुलिस, मैं उसको पढ़ रहा था, पुलिस का जो डायरी है उसको मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया है कि महिलाएं कमर में दराती लेके आई थी और जो पूर्व सैनिक थे अपने लाइसेंसी हथियार लेके आए थे, इसलिए हमने छतों के ऊपर से अपने आप को बचाते हुए गोली मारी है। महोदय, मैं आपसे बता दूं कि बिना सूचना के एक शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर जो पृथक राज्य की
और आपके अमानवीय कृत्यों की, जिस क्षेत्र से अगर मैं समझ रहा हूं आप आते हो, क्योंकि आप बाहरी हो, आप यहाँ के नहीं हो, आपको यहाँ की पीड़ा नहीं होगी, आपको यहाँ का दर्द नहीं दिखता। 1924 से अगर आप रह रहे हो तो आप ये बताइए कि आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, आपके परिवार वालों ने? क्या आपने 1857 की क्रांति के बाद जो लोग पकड़े गए थे, कालू सिंह महर लोहाघाट में, हमारे कई लोग वहां पे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो उस श्रेणी में आते हैं जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई जी आती हैं, तात्या टोपे जी आते हैं। तो कालू सिंह महर जी हमारा यहाँ का जननायक थे और उन्होंने यहाँ पे इस विषम परिस्थितियों में भी अंग्रेजों को भगाने के लिए 1857 में काम किया था। सोचिए, कुमाऊं के लोगों का अपना इतिहास है, हमारा कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल राइफल है, हम लोग लड़ने वाली कौम है। ब्रिटिशर्स ने हमको स्पेशली इसलिए रिक्रूट किया था कि हम लोग एक ऐसी कौम थी जो ईमानदार और देशभक्त, ये हमारे अंदर भरा हुआ है। आप हमें चुनौती दे रहे हो, हमारे इतिहास को चुनौती दे रहे हो कि कुमाऊनी लोग जो है उनको जड़ें नहीं मालूम है, ये राज्य उनका है क्या, ये राज्य वाकई में हम लोगों का है, इस पहाड़ के लोगों का राज्य है? ये जरूर सोचने वाली बात होगी, क्योंकि आज 1 सितंबर है और मैं वो वाला स्टिकर भी आपको लगाता हूं जो 1 सितंबर की कहानी दर्शाता है। ये देखिए, ये खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर को जब तहसील के पास और थाने के सामने से जब आंदोलन का पूरा जुलूस निकला तो पुलिस ने बिना जानकारी के हमारे लोगों के ऊपर बिना चेतावनी, सोचिए पुलिस का वो कृत्य फिर से वापस आ रहा है। क्या इसीलिए हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था? क्या इसीलिए इस राज्य की स्थापना के लिए 1 सितंबर को जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, राज्य के लोग हैं, उन्होंने जान दी थी? पंडित जी पहले पढ़ लीजिए कि इस राज्य को बनाने में हमारे लोगों ने अपनी शहादत दी है, महिलाओं ने अपनी अस्मिता दी है। जाइए कभी चमोली, वहां पे आज भी जीवित हैं वो महिलाएं हैं जो उस टाइप पे मुजफ्फर रामपुर तिरहा कांड को पूरी तरह से बयां करती हैं। हम लोगों के ऊपर आप ये कह रहे हो कि हमें अपने ही राज्य में ये जड़ें नहीं है, बाहर से आके आप लोग यहाँ रह रहे हो। क्योंकि कल इन्होंने कहा कि मैं गणेश विसर्जन करूंगा और करने के बाद फोटो सोशल मीडिया में भी डालूंगा। अच्छी बात है, आप करिए, हम ये नहीं कह रहे, हम तो निवेदन कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, लोगों को जागरूक करने के माध्यम से कि गणेश विसर्जन मत कीजिए। लेकिन अगर आपको हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे संस्कृति की कोई जरूरत नहीं है तो आप हल्द्वानी में क्या कर रहे हैं? आप चले जाइए अपने मूल ग्रह में। आप बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हल्द्वानी में हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, इसका मतलब आप हमारी परंपरा, हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा कि हम एक हैं, अगर आपको इतना ही शौक है सबके लिए राज्य बनाने का तो तमिलनाडु में जाके रहिए, आप हिंदी बोल के दिखाइए, वहां पता चल जाएगा। आप केरला में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, चाहे पंजाब में चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, यहीं पे हिमाचल में चले जाइए। हर जगह वहां की समाज के हिसाब से, वहां की भाषा के हिसाब से, वहां की संस्कृति के हिसाब से लोग बसे हैं और लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने जो रीति नीति है उसके ऊपर गर्व होता है। लेकिन आप बाहर से आकर यहाँ बसे हैं और कुमाऊं के लोगों से इतनी चिढ़ क्यों है, आपको इतनी नफरत क्यों है? अगर किसी ने कुछ कहा है आपसे तो संवैधानिक तरीके से आप उसको रखिए। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो विवेक शर्मा जी हैं, तो आप ये बताइए कि श्री राम मंदिर हमारा था, राम मंदिर तो युगों से हमारा था, फिर कानून की लड़ाई क्यों लड़ी गई? हम तो कहते थे हमारा है तो बना देते आप, वहां जाके आपने आंदोलन लड़ा, क्या आपने कभी उसके लिए चंदा इकट्ठा किया? मैं 91 से जब बाबरी ढांचा तोड़ा गया उस समय से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। बशर्ते मैं छोटा बच्चा था, लेकिन जो उस समय चंदा इकट्ठा होता था उसमें मैंने भाग लिया था, मैं भी गया था। चाहे 10 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया, ऐसे हम लोग चंदा इकट्ठा करते थे। इतनी तो स्मृति हमको है। उसके बाद 94 में जब ये कांड हुए थे सितंबर में
और अक्टूबर में गांधी जयंती के दिन जो हमारे लोगों को मारा गया था, हमारी महिलाओं की अस्मिता के साथ खेला गया था, उसके विरोध प्रदर्शन में हमारे प्रदेश के क्रमिक जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी थे, जितने भी हमारे किसान थे, जितने भी हमारे लोग थे, घर घर से लोग निकले थे, हमारी महिलाएं निकली थी, उस आंदोलन में भी मैंने भाग लिया था। मैं छोटा जरूर था लेकिन बढ़ चढ़कर मैंने भाग लिया था। तो सोचिए आपने क्या किया इस राज्य के लिए। हमने तो अपनी पूरी की जीवन जो है इस राज्य और इस देश के लिए दिया है। आपने क्या किया है, आपके परिवार ने क्या किया, ये बड़ी एक अपेक्षा लगा है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए। और ये मैं निवेदन जरूर करूंगा कि किसी भी तरीके से किसी भी समाज को आप गाली नहीं दे सकते। किसी समाज के जो रीति नीति हैं उनको आप वो नहीं कह सकते। आप अगर गणेश विसर्जन करते हैं तो ये आप तर्क के साथ सिद्ध कीजिए। और आज मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा सभी लोगों से, आज खटीमा गोलाकांड की बरसी है। आज ही के दिन 12 लोगों की निर्मम हत्या पुलिस के द्वारा की गई थी और उस टाइम पे मुख्यमंत्री जो थे मुलायम सिंह यादव थे। और आज भी पुलिस जो है उसी प्रकार से कार्य करने की तरफ बढ़ रही है। और ये जो गोलीकांड था वो इतना अमानवीय था कि 4 लाशों को तो इन्होंने अपनी कोठरी में छुपा दिया था और पुलिस ने कहा था कि सिर्फ 8 लोग मरे हैं, पहले 4 मरे हैं, फिर 8 मरे हैं। अगर आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो इतिहास में साफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से पुलिस ने शारदा नदी में उन शवों को डाल दिया था। तो इन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी और अब किस दर्द से वो परिवार गुजरे होंगे, किस दर्द से वो राज्य का आंदोलन गुजरा होगा। तो कहीं ना कहीं से हम लोग अपनी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने राज्य के लिए हमारे अपनों ने जान दी है, हमारे अपनों ने ये संघर्ष किया है। तो ऐसे लोग जो हमारे ये कहते हैं कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं, तुम्हारे क्या अस्तित्व है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तो ये सब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। जरूर अपने परिवार में अपने बच्चों को जरूर बताइए कि खटीमा गोलीकांड क्या था, राज्य आंदोलन क्या था, किस प्रकार से उसकी भूमिका बनी थी, किस प्रकार से पुलिस ने एक अमानवीय कृत्य किया था और हम लोगों को गोली मारकर हमारी हत्या की थी। वो नाम भी बताइए, उसमें नाम भी दर्ज हैं। तो पंडित जी आप भी अपने बच्चों को बताइए कि उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कागजों से नहीं हुई थी, इसमें बलिदान हुआ था, इसमें महिलाओं की अस्मत गई थी। तो ये हमारा इतिहास है और इस इतिहास पर हमें गर्व है क्योंकि हम कुमाऊं के और गढ़वाल के लोग हैं। तो आपका ये कहना कि हमारा दर्द क्या है, सिर्फ इस स्टिकर से आप समझ गए होंगे कि इस राज्य को बनाने में कितनी मेहनत लगी है। एक और चित्र के माध्यम से कुछ और आपको मैं कहना चाहूंगा। आज हिंदुस्तान पेपर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है सफाई को लेके। तो ये जो सफाई अभियान का आज जो मुद्दा उठ रहा है उस मुद्दे को हम लोगों ने तब धार दी थी जब हम एक ज्ञापन दे के आए थे कि पूरे शहर में जो कूड़ा फैला हुआ है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उसको सफाई करे और इस नगर को स्वच्छ बनाए। तो जब हमने ये ज्ञापन दिया तो उसके बाद शासन और प्रशासन से हमारे पास काफी फोन आए, हम कार्य कर रहे हैं, हमारे पास कर्मचारी नहीं हैं, हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा समय चाहिए। हमने कहा ठीक है, हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं, आप पूरे शहर से कूड़ा उठवाइए। मैं इस शहर में मेयर का चुनाव लड़ा हूं तो गली गली और हर क्षेत्र में मैं गया हूं। तो अभी भी जा रहा हूं शहरों में तो वहां पे मैं देखता हूं कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सड़कों को घास ने घेर लिया है, जो खाली पड़े प्लॉट हैं उनमें बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं और उनमें जो है सांप और बिच्छू का बहुत ज्यादा डर है। तो
ये चीजें हमने उनसे कही। और जो नगरीय क्षेत्र है जहाँ पे प्लॉट खाली नहीं है, पूरा नगर क्षेत्र आता है, वहां पर गंदगी का आभार है, बदबू मारे। जब आप हल्द्वानी मेन जगह पे खड़े हो, अगर बस स्टैंड पे आप खड़े हो जाइए तो आपको वो सुगंध, वो दुर्गंध आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर नगर निगम के ठीक सामने हम देखें तो नालियों में कचरा भरा पड़ा हुआ है। नगर निगम के अगर 100 मीटर का हम परिदृश्य देखें, नालियों में कचरा पड़ा हुआ है। वो वीडियो, वो फोटो मेरे पास है, अगर नगर निगम के किसी अधिकारी को चाहिए तो मेरे से ले लीजिए। इस बरसात के लिए क्या हम तैयार नहीं थे, और कब तैयार होंगे? क्योंकि नगर निगम बने हुए तो काफी समय हो गया। प्रक्रिया जो होती है सरकारी, उसमें आप बहाने नहीं कर सकते कि हम तैयार नहीं है। और मैं यहाँ के मेयर साहब से भी कहना चाहूंगा कि आपने समय मांगा था कि हमें कुछ समय दीजिए। आज हो गए 8 महीने, तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, क्योंकि आप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आप गली गली घूम रहे थे। लेकिन आज जब गलियों के लोगों को समस्याएं हो रही हैं तो आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप नजर आ रहे हैं नैनीताल में जो अपहरण कांड हुआ था, उनके जो जिला पंचायत चुनाव हुए थे उसमें आप अपने दली के साथ रह सकते हैं, आप अपने दल के साथ रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी इस नगर के लोगों के लिए भी है। कूड़े गाड़ी क्यों कम हुई? अगर कूड़ा गाड़ी नहीं आती तो मैसेज क्यों नहीं आता है? घास क्यों नहीं कटी? कूड़ा क्यों नहीं उठा? नालियां क्यों चौक हैं? गंदगी का अंबार क्यों है? या तो नगर आयुक्त तो बताएं या मेयर साहब बताएं। हमने तो सीधा कहा है कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम उसकी भूमिका बनाएंगे, आपके सामने आएंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि ये नगर निगम के लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं वो इस लायक नहीं है कि उनको कार्य करना नहीं आ रहा, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास कई बहाने हैं। तो ये सब चीजें हमसे मत कहिए, जनता को आपको ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास लगाने के लिए नहीं है। तो उन चीजों की व्यवस्था कौन करेगा? उन चीजों की व्यवस्था तो आप ही करोगे। और आप ही कह रहे हो कि हमारे पास नहीं है, तो क्या, क्यों सफाई नहीं हुई? क्या कारण है कि पूरे जो नलियां चौक हैं, जो आज बारिश हो रही भयंकर, आज आप गाड़ी चला के देख लीजिए नैनीताल रोड में, आप गाड़ी चला के देखिए कलाधुंगी रोड में, आप देख लीजिए गलियों में पानी भर जाएगा। बिठूरिया के ऊपर जो नाला आता है वो पूरा का पूरा ऊपर आ जाता है, पूरा कचरा निकल के जब शहर से नीचे की तरफ जाता है तो ये जो प्रेमपुर रोशनी वाला बैंड है जिसमें अभी काम चल रहा है वो ऊपर आ जाता है। कभी वहां पे एक बहुत बड़ी नर्सरी हुआ करती थी, आज वो नर्सरी वीरान पड़ी हुई है, बंजर हो गई है, इतना कचरा आता है। तो ये कचरा आता कहाँ से है? अगर आप कचरा उठाते हैं और आपकी गाड़ियां चलती हैं, आपकी गंदगी आप उठाते हैं, नालियां साफ करते हैं, तो फिर लोग परेशान क्यों हैं? लोगों को तो खुश होना चाहिए। हम जिस व्यक्ति से भी मिल रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी पहल की है, तो आपसे भी निवेदन करूंगा, आप लोग भी अपने क्षेत्र के बारे में कोई भी समस्या हो जरूर मुझे बताइए। मेरा नंबर इसमें सर्कुलेट है और मैं नंबर भी बता देता हूं। आपके कुछ भी समस्या आपके हो उसकी आवाज हम आपको उठाएं, क्योंकि हम पहाड़ छोड़ के, अपना गांव छोड़ के नगर में बेहतर सुविधाओं के लिए आए हैं और यहाँ पर बेहतर सुविधाएं न होने के बावजूद हम लोग रह रहे हैं और हम उसके लिए अधिकार नहीं जमा रहे, क्योंकि ये हमारे जनसेवक हैं, ये सरकारी अधिकारी हमारे सुविधाओं के लिए हैं, वो जनसेवक हैं, संविधान ने उनको नियुक्त किया है हमारे लिए, लेकिन ये कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इनको जगाना होगा, इनके कानों में कहना होगा, इनके लिए हमें आवाज बोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये धीरे आवाज से सुनाई नहीं देते हैं। इनके लिए जोर से भौंपों में बोलना पड़ेगा, उठ जाओ कुंभकर्णो, अब तो उठ जाओ, 2025 आ गया है, तुम 1947 में भी जी रहे हो, क्या टेबल के नीचे से अभी भी लोगे? अगर किसी को कूड़ा उठाने के लिए किसी सरकारी अधिकारी को घूस की जरूरत है तो वो भी खुल के बताए, भाई कितना पैसा चाहिए क्षेत्र को सफाई करने के लिए। हमारी जितनी हैसियत होगी हम जनता के पास जाएंगे, भाई सरकारी अधिकारी घूस मांग रहे हैं सफाई करने के लिए, टेबल के नीचे से हम वो भी देंगे। तो सीधी सीधी सी बात है, आपसे निवेदन भी है कि इस शहर को साफ रखने में,
स्वच्छ रखने में, ताकि बीमारियां न फैलें, ताकि यहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी न हो जैसे सूरत में हुई थी। तो उस आज आप इंदौर का एग्जाम्पल देते हो, आज आप चंडीगढ़ का एग्जाम्पल देते हो, आप एग्जाम्पल हल्द्वानी का क्यों नहीं देते हो? तो कुमाऊं की एक आर्थिक राजधानी भी है और अघोषित राजधानी भी है। चाहे हम कुमाऊं को ले लें, देहरादून ले लें, या बड़े शहर जितने हैं जहां पहाड़ के लोग आके बसे हैं, वहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और क्यों नहीं मिल रही हैं, क्या कारण है, ये आप हमें बताओगे? क्यों नहीं? क्या आपने कभी प्रस्ताव भेजा सरकार को? उस समय जब आप वादे करते हैं तो उन वादों में लोग आपको वोट करते हैं, लेकिन जब अब बात आती है अपने अधिकारों के लिए, आपने वादे किए थे लेकिन आप वादों से मुकर जाते हैं और वहां पे कोई कार्य नहीं करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। हम आपसे पूछने जरूर आएंगे और जरूर आपसे कहेंगे कि आप कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कारण है? आप जेसीबी लेके पहुंच जाते हो घर तोड़ के लिए कि आपका अधिकृत नहीं है, ये अवैध है, लेकिन जहां पे अवैध है वहां पे आप कभी जाते ही नहीं हो। यही मेरे बगल में जहां पे ये फोटो खींची गई थी, आप बड़ी सी फोटो एक देख रहे होंगे पेपर की कटिंग में, वार्ड 41 है। वार्ड 41 में हरप्रिया विहार कॉलोनी है, या उसके ऊपर वाली 2 कॉलोनियां और हैं, जहां पर आप जेसीबी लेके पहुंच गए थे और आपने मार्किंग कर दी थी कि इस घर के अंदर से 1960 के हिसाब से जो यहाँ का नहर व्यवस्था थी सिंचाई के लिए, क्योंकि 1960 में हल्द्वानी जो था वो भाबर एक गेहूं उत्पादक क्षेत्र था और कृषि क्षेत्र था। उस जगह पे एक नहर जाती थी, आज वहां पे मकान बन गया। अब वो मकान क्यों बना, किसने उस जमीन को बेचा, क्या उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई की? क्या यहाँ के उस तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो यहाँ के कमिश्नर थे, जो आपके यहाँ के डीएम थे, जो यहाँ का तहसीलदार थे, जो रजिस्ट्रार थे, जो पटवारी थे, जो कानूनगो थे, उनके ऊपर आपने कार्रवाई की? क्या उस समय जो कृषि अधिकारी थे या कृषि विभाग, जो आज आप कह रहे हो कि हमको नहर चाहिए, उस समय क्यों नहीं बोला आपने कि ये चीज है, वहां पे प्लॉटिंग नहीं हो सकती है? क्यों वहां पे प्लॉटिंग, किसने प्लॉटिंग करी, उसको नहीं पकड़ा आपने? आप सीधा आज आप आ गए कि भाई हमने मकान तोड़ना है। तो सोचिए, जब एक व्यक्ति के ऊपर सरकारी इतना प्रेशर आ जाएगा और वो व्यक्ति खुद सत्ताधारी दल से जुड़ा हो, इसी भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक है, जिस व्यक्ति के घर में क्रॉस लगाया गया है, और वो व्यक्ति बैठ के रो रहा था। जब मैंने पूछा, भाई साहब आप तो खुद इसी पार्टी के समर्थक हो और आपने वोट भी इसी को दिया था, क्योंकि पहले तो मैं भी उसी पार्टी में था, तो मैं तो सभी लोगों को जानता हूँ इस क्षेत्र के कि कितने लोग कट्टर हैं, कितने लोग आंशिक कट्टर हैं, कितने लोग उसको। तो वो बोले यार हमने गलती कर दी कि हमने बीजेपी को वोट दे की, आज वो हमारे घरों को तोड़ना चाह रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहना पड़ा कि नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश को क्यों नहीं सुनवाई की गई राज्य सरकार के द्वारा अच्छे से, कि हाईकोर्ट को ये आदेश निकालना पड़ा कि 1960। तो आपने उस चीज के लिए जो प्राधिकरण बना रखा है उसका क्यों नहीं आपने जवाब दिया? क्योंकि प्राधिकरण इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि किस तरह से बसावट होगी, किस तरह से लोगों का विकास होगा, किस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे, ये कौन करेगा? अब प्राधिकरण उसको नहीं कर पाया तो हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा, और अभी ये मामला जो है फिर से चल रहा है। तो सोचिए आप कितने तनाव में हैं, और ये तनाव किसने दिया है? एक शहरी व्यवस्था के अंदर जब आप अपना जीवन जीते हैं, सोचिए कौन आपकी आवाज उठाएगा? आपके बच्चे पढ़ने के बाद बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, यहाँ पे रहता कौन है? पहले गाँव से हम पलायन हुए, अब क्या यहाँ से भी हम पलायन होंगे? क्योंकि पहले हम गांव में रहते थे, उसके बाद हम आए हल्द्वानी शहर में, हमने अपने बच्चों को, या किसी भी उत्तराखंड के किसी भी शहर में आए, यहाँ हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, और अब बच्चे जब पढ़ लिख कर आगे चले गए तो उस घर को संभालने की जिम्मेदारी जो है उनके माता पिता को आ गई। अब माता पिता उम्र के उस पड़ाव में है जो 60 और 100 के बीच का दौर है। मैं सभी को एक साथ ले रहा हूँ, कोई 61 होगा, कोई 90 होगा। तो 60 और 90 के दौर में वो आ गए हैं। अब उनके ऊपर सरकारी आपने इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर दिया कि भाई आपके घर के अंदर से गूल जा रही है। और उस गूल की संरचना क्यों है? क्योंकि अगर हम उससे पहले चलें, अगर ऐतिहासिक दौर में चलें, तो आपको मैं कहूंगा कि हर घर के अंदर से गूल जाएगी। हर चीज जो है, जो जमीन थी वो किसकी थी? जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज कहता है, जंगलात का कहता है। कभी जब आबादी बढ़ती है तो उसका
कैसे बसावट होती है, उसको कैसे अभिलेखों में डाला जाता है, ये सारी चीजें एक प्रक्रिया के तहत होती हैं। और उस प्रक्रिया को कौन करेगा? उस प्रक्रिया को करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अब राज्य सरकार ये कहे कि आप आइए, आप ही का विभाग आके कहता है कि हम तो तोड़ेंगे, तो बड़ी अजीब स्थिति है। वार्ड 41 के अंदर ही वो हरप्रिया विहार का वो घर है। जब उस घर में हम जब गए तो इसलिए फोटो भी हमने वहां पे खिंचवाई है और लोगों की समस्याएं भी सुनी है। गिरजा विहार के अंदर जब 2000 एक वार्ड का हिस्सा है गिरजा विहार। गिरजा विहार में जब मैं 2013 में आया था तो वहां पे एक कॉलोनी कट रही थी, और जब मैं 2019 में आया उसके बाद तो वहां पे बहुत अच्छा पार्क था। और तब से मैं सुन रहा हूँ वो पार्क बनेगा। पहले कुछ तो बाउंड्री थी, अब तो बाउंड्री भी टूट गई है। पूरे क्षेत्र के जो जानवर हैं वो वहां पे छोड़े हुए हैं। अब वहां पे एक और स्थिति पैदा हो जाती है कि जानवर छूटे क्यों? जानवरों को रखने के लिए क्यों नहीं आपके पास जगह है, क्यों नहीं उनको देने के लिए संसाधन है? क्योंकि जिस प्रकार से गाय माता को हम लोग कह रहे हैं कि हमारे राज्य माता को उसको बनाइए, और राज्य माता होने के बाद ये आप एक पशुपालन विभाग में उसके लिए एक जरूर वहां पे केंद्र बनाइए जहां पे वो रखी जा सके, जिनकी सेवा की जा सके। और शहरों में पूरा कूड़ा खा रही हैं गायें, वही पॉलिथीन जो हम फेंक रहे हैं वो उनके उसमें जा रहा है, बीमार हो रही हैं। लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो गाय की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परसों में देख रहा था जब मैं वहां पहुंचा, एक गाड़ी से 4-5 गायें आई और उन्होंने जल्दी जल्दी उसको उतारा और उसके बाद वो गाड़ी चली गई। मंडी की बात है, मंडी में जब चल रही थी, यहाँ पे जो शहरी मंडी लगती है, जब तक हमें जानकारी मिलती है हम वहां पहुंचते वो चले गए थे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों लोग ऐसे गायों को छोड़ दे रहे हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाके छोड़ दे रहे हैं? अब इस क्षेत्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे कम से कम नहीं तो 40-50 गौवंश जो हैं वो घूम रहे हैं। उनको संरक्षित करने, उनको उनकी सेवा करने, उनके लिए एक शेल्टर देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। क्योंकि अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है, आपने देखा होगा इस फोटो में भी दिख रहा है, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, इस फोटो में एक वहीं पे जब हम वहां पे बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से, एक सांड जो है वो खेत से निकला और बीच रोड पे खड़ा हो गया। सामने से एक महिला आ रही थी। अब महिला जो आ रही थी उसने अचानक से ब्रेक लगाया, वो डरी और उसने अपने जब ब्रेक लगाए तो फिर भी गाड़ी डिसबैलेंस होते होते रुकी। तो सोचिए जब अचानक से कहीं पे कोई ऐसे जानवर आ जाएंगे और उसे टकराएंगे, अगर वो हिंसक हो गया, छोटे बच्चे वहां पे चलते हैं, लोग शाम को पैदल चलते हैं, एक वयस्क व्यक्ति भाग सकता है लेकिन एक बच्चा और एक वृद्ध व्यक्ति नहीं भाग सकता, क्योंकि उस समय उनकी जो शारीरिक संरचना है वैसे नहीं होती, बच्चों को पता नहीं होता और जो वृद्ध लोग हैं उनको जानकारी नहीं होती। तो ये काफी चीजें हैं। घास चारों तरफ फैली हुई है, उसी घास में सांप और बिच्छू भी हैं, उसी गांव में जंगली जानवर है। यहीं पे बगल में, हमारे घर के बगल में ही एक बार तेंदुआ देखा गया था, उसने अटैक भी किया था और वन विभाग ने उसके लिए पिंजरा भी लगाया था। और आज जो स्थिति है वही की वही है, पार्कों के सौंदर्यीकरण नहीं कर रखा। ये एक 41 वार्ड की गलती नहीं है, ये हमारे पूरे के पूरे जो नगरीय क्षेत्र है और उसके चारों तरफ जो है जिला पंचायत का शहरी क्षेत्र है। यानी हल्द्वानी अगर हम भाखड़ा से लेके गोलाबार तक और नीचे बेल बाबा या हल्दू चौड़ से या लाल कुआं से काठगोदाम तक देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है नैनीताल जिले का, जो शहरीकरण में आया है, एक बड़ा शहर बन रहा है, वहां पर सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। और हम मकान बना लेते हैं, मकान बनाने के बाद हमारे पास सड़क नहीं होती, सड़क टूटी हुई होती है, पानी की समस्याएं हैं, पानी समय पे नहीं मिलता है, ट्यूबवेल खराब हो जाता है, लेकिन बिल फिर भी आता है। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं लोगों के घरों में, लेकिन बिल 1-1 लाख रुपए आ रहा है। फिर उसके लिए आप खुद परेशान हो। क्या जिसने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 7 लाख रुपए बिल भेजा है वो कभी आए आपके पास कि आपका बिल नहीं आया है, इतना आप कम करो? हमें ही जाना पड़ता है, क्योंकि हम उस मानसिक तनाव से गुजरते हैं और जानबूझ के सरकार हमको मानसिक तनाव दे रही है ताकि हम यहाँ से भी पलायन करें, ताकि यहाँ पर बाहर से आके लोग बसें और हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है उसके ऊपर आघात करें। जैसे विवेक शर्मा जी जैसे पंडित लोग कर रहे हैं, जो हमें गाली दे रहे हैं, हमारे कुमाऊं की समाज, जो कुमाऊनी समाज है उसको गाली दे रहे हैं, साथ साथ गढ़वाली समाज को भी गाली दे रहे हैं कि तुम्हारी कोई जड़ें नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे वंशज कौन है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा वजूद क्या है। तो एक प्रकार से एक ऐसी गाली है जो समाज में
बिल्कुल भी स्वागत योग्य नहीं है। आप चर्चा कीजिए, लोकतांत्रिक चर्चा से चर्चा कीजिए। ये आप यहाँ पे उनके देख लीजिए, यहाँ पे आपके और भी पार्क हैं, वो पूरी तरह से घास से भरे हुए हैं, चाहे बराई विहार का पार्क हो, चाहे फुटल सिटी का पार्क हो, हरप्रिया विहार का पार्क हो, प्रगतिशील कॉलोनी का पार्क हो। तो लोग, ये जरूरतें हैं। शहर में आप कहाँ पे अपना छोटा सा भ्रमण करोगे? सड़कों में आप चलोगे तो गाड़ियां बहुत तेजी से आती हैं, और गाड़ियां तेजी से आती हैं तो अचानक से बच्चा गाड़ी के पास आ सकता है। कल ही कमलौगजा क्षेत्र में एक भारतीय युवा मोर्चा के बड़े पदाधिकारी विपिन पांडे जी की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो बगल वाले जो दूसरे पक्ष ने तहरीर दी है उसके ऊपर मुकदमा हो गया है कि उन्होंने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी है, किसी का पैर टूट गया है। तो गाड़ियां जो है स्पीड से चलती हैं। तो आज भी हम ये सूचना सोशल मीडिया में भी चल रही है और समाचार पत्रों में भी आई हुई है। तो बहुत बड़ी चीजें हैं ये चीजें कि भाई आप अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए कब आवाज उठाओगे? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी कोई भी समस्या है, हम यहाँ पर सिर्फ अपनी पहाड़ समाज की समस्याओं को उठाने के लिए ही बैठे हुए हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से ही उठाते हैं। आपने देखा होगा, हमने जितनी बार भी सरकार को कहा है कि ये चीज गलत हो रही है। अब सफाई अभियान हम सबका सफाई अभियान है, अकेला मेरा नहीं है। मेरा घर साफ होगा लेकिन अगल बगल पूरा सड़ा होगा, गंदगी फैली होगी, तो मेरे लिए वहां पे जीना दुश्वार होगा। नालियां चौक होंगी, वो पानी हमारे पास ही आता है, हमारे कपड़ों पे आता है, हमारे घर की तरफ आता है। कई जगह शहर का विकास हो रहा है, रोडें इतनी ऊपर उठा दी कि पानी के अंदर जो है घर चले गए हैं। मैं कल एक जगह पे मिल रहा था, अल्मोड़ा के निवासी हैं, हल्द्वानी शहर में रहते हैं, जो नहर कवरिंग हुई है नगर निगम के पीछे। जब मैं उनकी घर की स्थिति देख रहा था तो पूरा घर जो है नमी से भरा हुआ। मैंने कहा दीदी ये क्या हुआ आपके यहाँ? तो बोले थे नहर की जो रोड उठने की वजह से हमारा घर नीचे चला गया, जबकि पहले जो घर था वो 3.5 फीट नीचे रोड से ऊपर था। तो सोचिए किस प्रकार से हम विकास कर रहे हैं। क्या हमारे पास इंजीनियर नहीं है या हमारे पास वैज्ञानिक नहीं है? जो घर बने हैं उन घरों के समतल में, एक बार पंजाब में था तो पंजाब में देख रहा था, जो रोड बन रही थी पहले उस रोड को उन्होंने तोड़ा। देखिए वहां भी एक सरकार कार्य कर रही थी, मैं काफी समय पुरानी बात है जब मैं देख रहा था, सोच कितनी अंतर होती है। वहां पे सरकार कार्य कर रही थी और जो घर था उससे नीचे रखी उन्होंने रोड, उस रोड को तोड़ा, और उस रोड को तोड़ने के बाद जितना मसाला उन्होंने निकाला, जो गिट्टी उट्टी निकली, उसको हटाने का दोबारा से उसमें लाइनिंग की और बहुत अच्छी व्यवस्था। ये 4 लेन में भी हो रहा था वहां पे, और घर नीचे नहीं गया। अब एक सामान्य व्यक्ति के घर को जब आप रोड से नीचे कर दोगे, हर कोई अरबपति नहीं है, हर कोई करोड़पति नहीं है, या हर कोई सांसद विधायक और जनप्रतिनिधि नहीं है। हर व्यक्ति जो है एक सामान्य आदमी भी है, उसके पास कुछ अपनी इनकम कम होगी। एक सामान्य व्यक्ति भी इस शहर में रहता है, वो कहां से 5 से 7 लाख रुपए लाएगा? त्रिमूर्ति के अंदर जब मेरी बात हो रही थी खड़ाई जी से, खड़ाई जी ने कहा कि मेरे दुकान जो है वो रोड से नीचे आ गई है, अब मुझे अपने घर को ऊपर उठाने के लिए कम से कम 5 से 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ फर्श डालने में, क्योंकि रोड जो है घर के अंदर आगे दुकान के लिए नीचे आना पड़ रहा है लोगों को। कल और उसके ऊपर एक कोटिंग होगी तो और ऊपर चली जाएगी, तो उसके हिसाब से मुझे ऊपर उठाना पड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति का इतना खर्चा आएगा, क्योंकि हर चीज होगी उसमें, गिट्टी पड़ेगी, प्लास्टर होगा, टाइल लगेगी, पेंट होगा। तो एक प्रकार से आपने आम जनमानस को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। उसको अपने जो सेविंग है, अपना जो बचत है, जो अपने लिए उसने रखा हुआ है, उसको खत्म करने के लिए पूरी तरह से आपने प्रक्रिया की है। क्या आपके पास इतने बड़े बड़े इंजीनियर को जो आप पेमेंट दे रहे हो एग्रीकल्चर विभाग में या फिर लोक निर्माण विभाग में या फिर कैनाल डिपार्टमेंट में, वो कर क्या रहे हैं? क्या उनके पास बुद्धि नहीं है या उनकी डिग्री फर्जी है कि उनको नहीं पता कि नहर जब ऊपर उठाएंगे तो ये घर डूबेगा? इस घर का वो, उसके लिए मैं एक अलग से जाऊंगा उस क्षेत्र में, जब लोगों से बात करूंगा, देखना कितना दर्द होता है उन लोगों को। तो क्या वो जो अधिकारी वहां पे बैठे हुए हैं सरकारी, क्या उनके पास प्रोजेक्शन नहीं है? आज तो हम एआई की दुनिया में जी रहे हैं। अगर किसी क्षेत्र का अगर हम मैप डालेंगे तो वो पूरा बता देगा कि ये घर नीचे है, ये घर ऊपर है। तो जो सबसे नीचे घर है तो उसी हिसाब से नहर को नीचे करना था, नीचे खोदना था, और नीचे खोद के आपने उसको उतना नीचे डालना था। पानी तो जाना था, जगह तो आपके पास थी, लेकिन आपने उल्टा किया। जो नहर है उसको और ऊपर उठा दिया और जो घर है वो नीचे चले गए। अब उस घर की क्या स्थिति, जब पानी अंदर जाएगा पूरा नमी हो जाएगा, बीमारियां अलग से फैलेंगी। मतलब आपने एक ऐसी चेन बना दी, जो प्रक्रिया है जो अपने आप में ही
बहुत जटिल है और एक आम आदमी वही आपका वोटर है और उसी को आप मारने के लिए लगे हुए हो, चाहे आप आर्थिक तरीके से मारो, चाहे बीमारियों से मारो या किसी भी तरीके से मारो। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, हमें इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे लिए बाहर वाले हैं और कौन हमारे साथ खड़े रह सकते हैं, कौन लोगों की समस्याओं को जागरूक कर सकते हैं। कल जो एक केस के सिलसिले में मैं थाना काठगोदाम गया था, चौकी काठगोदाम ने जब हम शाम को लगभग 4 बजे थाना काठगोदाम या 3:30 बजे पहुंचे, तब तक वो चौकी से वो तहरीर जो है वहां पे नहीं आई थी। फिर हमने वहां पे एक और तहरीर लिखी, उसमें हमने सारी चीजें लिखी, मारपीट, गाली गलौज, बाल लेके एक महिला को खींचना, सड़क पे रगड़ना, हथियार से जान से मारने की धमकी देना, पिस्टल है मेरे ताऊ के पास कहना, और ये कहना कि कल के दिन तुम्हारे लड़के के साथ कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तुम तैयार रहो। तो ये एक पहाड़ का आदमी, कुमाऊनी समाज या गढ़वाली समाज का आदमी जाएगा कहाँ? ये राज्य उसका है, ये राज्य उन्हीं के लिए बना है और बाहर से लोग आके धमकी दे रहे हैं। और ऐसे पंडित जी लोग जो बाहरी हैं लेकिन कहते हैं कि हम वही करेंगे जो हमारे उसमें है, तुम्हारी आस्था से हमें कोई मतलब नहीं है, तो चाहे तुम कुमाऊं के हो चाहे गढ़वाल के हो, तुम्हें तो तुम्हारी जड़ें ही नहीं मालूम है। तो इस तरीके से लोगों को हमको सचेत रहना पड़ेगा। इससे पहले ज्योतिमेर हत्याकांड में भी एक ऐसे ही शर्मा जी, उनका नाम भूल रहा हूं, वो शर्मा जी घर जाके पुलिस के दलाल बन के उन्होंने उनकी माता से कहा कि हम आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। सोचिए, जिस बेटी के लिए आप लड़ रहे हो, जिस बेटी के लिए आप कार्य कर रहे हो, वहीं पे अगर माता जी ये कहे कि हम पुलिस के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लिख रही है, पुलिस उनकी तहरीर नहीं लिख रही है। क्योंकि जब हम इस क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में आईजी कुमाऊं से मिले थे, तो आईजी कुमाऊं ने हमने कहा कि एक लड़की के चरित्र का हनन जिस प्रकार से एसएसपी साहब ने किया है, क्योंकि वहां पे अवैध संबंधों के बारे में बात आई थी, तो अवैध संबंध किसके साथ थे, क्यों थे, उन्होंने पूरा बखान किया है, इसलिए उसको मारा था। लेकिन जबकि मारने का मोटिव जो है, जो अगर आप क्राइम को देखेंगे, जिस प्रकार से आज के समय में सूचना का जमाना है और हर व्यक्ति के पास उसका सर्कमस्टांसेज होता है। हमारा साइकेट्रिस्ट और मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों से जब बात की कि क्या एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए दूसरे को मार सकता है, तो उन्होंने कहा कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि दुश्मन जो है वो नहीं है, दुश्मन कोई और है। इसमें बड़े लोग भी शामिल थे, उन लोगों को बचाया गया है। तो वो विशाल शर्मा नाम का व्यक्ति जो है, वो ज्योतिमेर की मां के घर में जाता है और वहां जाके वीडियो बनाता है कि हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जबकि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप न्याय दीजिए, इस बेटी के हत्यारे को पकड़िए। तो सोचिए किस प्रकार से बाहर के लोग आपको बरगला रहे हैं, किस प्रकार से आपकी संस्कृति के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, आपको आपकी संस्कृति से दूर ले जा रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है आज की आधुनिकता के हिसाब से समझिए। अब मैं आपसे सीधा एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, क्या आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलुगु, तमिल, केरला, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, पूर्वोत्तर, पूरे देश में उनकी संस्कृति के अलावा कुछ कर सकते हैं? आप सीधा सा एग्जांपल दीजिए महाराष्ट्र में। क्या महाराष्ट्र और अभी बेंगलुरु में, कर्नाटक के अंदर हिंदी बोलने पर एक स्टेट बैंक के एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी की गई थी, तो सोचिए वहां हिंदी बोलने पर इतनी दिक्कत है, वहां पर हिंदी बोलने वालों से मारपीट की जाती है। 2008 की घटना मेरे सामने थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों और उसमें हमारे लोग जो उत्तराखंड के भी हैं उनके साथ भी बदतमीजी की थी, उनको मारा था, पीटा था, भगाया था। जब हर प्रांत अपनी संस्कृति के हिसाब से बना हुआ है, जब उत्तराखंड राज्य की बात आती है तो इसको आप भारत को मिनी भारत बनाना चाहते हो, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाजों को आप खत्म करना चाहते हो। एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, क्योंकि सत्ताधारी दल जो है और जो विपक्षी कांग्रेस है, दोनों मिले हुए हैं और चुपचाप बैठे हैं, जो कि विपक्ष का काम होना चाहिए था अपनी आवाज को, समाज की आवाज को उठाने के लिए। जब विपक्ष पर तमाचा मारते हैं सत्ता पक्ष वाले तब तो बिलबिलाते हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो कोई नहीं उठाता। इसलिए आपसे निवेदन है, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड से जुड़िए और जब भी आपको कोई ऐसी समस्या आती है, आपको थाने की समस्या आती है, आपको चिकित्सा की समस्या आती है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की समस्या आती है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की समस्या आती है। कल एक घटना और आई है, हल्द्वानी जैसे शहर में सुहेल नामक एक व्यक्ति ने एक 15 साल की स्कूल जाने वाली लड़की जो ट्यूशन जा रही थी उसका अपहरण किया था। आज पेपरों में भी आया हुआ है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है। तो सोचिए क्या हमारी पहाड़ की या हमारी बेटियां इस जगह पे सुरक्षित हैं?
जिम्मेदार कौन है? कानून का डर क्यों नहीं है उस व्यक्ति को कि मैं इसको अगर किडनैप करके ले, क्योंकि उसको हाथ खींच के स्कूटर में बैठा के लेके गया, जो आज पेपर में लिखा हुआ है। और पेपर जो होता है वो ऑथेंटिकेशन इसलिए माना जाता है कि वो उस चीज़ों को पूरी की पूरी प्रक्रिया के द्वारा ही छापता है, उसके बाद उसका विश्लेषण होता है और उसके बाद उसको प्रिंटमेंट दिया जाता है। तो कहाँ हैं हम और कहाँ हैं आज के समय पे ये लोग? तो ये बाहर के लोग आकर कितने अच्छे से हम लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और हम उनके बहकावे में बन जाते हैं। हमें गणेश महोत्सव से कोई दिक्कत नहीं है, भव्य गणेश महोत्सव। कल हम गए थे वहां पे गणेश महोत्सव में और हमने पूरी शोभा यात्रा में फूल बरसाए, हम खुद फूल लेके गए थे, लगभग 25 किलो फूल खरीदे थे हमने। और हमने खुद हर व्यक्ति के हाथ में फूल दिए, चाहे वो बड़े दिए, बंडल दिए। और उस समाज को हम सैल्यूट करते हैं, हम रवि जोशी जी का आभार करते हैं, हम पूरी जो गणेश महोत्सव की समिति है वहां की और उस वार्ड के रहने वाले लोगों का नमन करते हैं। उन्होंने हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे परंपरा के हिसाब से ये जरूर कहा कि हम गणेश जी का विसर्जन नहीं करेंगे, हम फूलों से उनका विसर्जन करेंगे और अपने ही मंदिर में शीशे के एक चैम्बर, एक जो बॉक्स है उसमें बना के रखेंगे, ताकि अगले साल फिर से यही गणेश जी आए। और उनकी सोच देखिए कितनी अच्छी है। लेकिन जानबूझ के विवेक शर्मा जैसे लोग ये वीडियो डालते हैं कि हम तो गणेश मूर्ति का विसर्जन करेंगे और उसको वीडियो बना के सर्कुलेट भी करेंगे। कुमाऊं वालों की कोई जड़ें नहीं है और पूरे पर्वतीय समाज, चाहे कुमाऊं का है, गढ़वाल का, उसकी कोई जड़ें नहीं है। वो ऐसी बातें करते हैं, अपना इतिहास बताते हैं। हमारे इतिहास को वो 1924 से उनका इतिहास महान हो गया, लेकिन जो आज से लगभग 1000-1500 साल पहले हमारा इतिहास है वो नगण्य हो गया उनके लिए। तो ये काफी चीजें हैं, चिंतन जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी समस्या, मेरा फोन नंबर हमेशा 24 घंटे खुला रहता है, 9596943902 ये मेरा नंबर है। यही व्हाट्सएप भी है, आप आ सकते हैं। हमारा कार्यालय जिलाधिकारी जो कैंप कार्यालय उसके ठीक सामने है, नगर निगम गेट के बगल में, जनपद कॉम्प्लेक्स में। तो जरूर अपनी समझ, क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को अगर आगे नहीं ले जा पाएंगे तो हम इतिहास में खत्म कर दिए जाएंगे, भुला दिए जाएंगे और एक नई परंपरा, नई संस्कृति पैदा हो जाएगी, जैसे अंडमान में हुई। ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से एक नई परंपरा, नई जाति, नई धर्म को वहां पे खड़ित किया, क्योंकि जितने भी 1857 के बाद के और 1947 तक के लोग थे, उन सबको वहां लाके बंद कर दिया गया। उनकी जाति भुला दी गई, उनकी संस्कृति भुला दी गई, उनकी धर्म भुला दिया गया और वहां पे एक नई जाति शुरू की गई, एक नया परंपरा शुरू की गई। आज वो लोग फिर भी कनेक्टेड हैं अपने लोगों से। तो काफी चीजें हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, विवेक शर्मा जी, आप जो इतने बड़े प्रकांड विद्वान कहते हैं, आप कह रहे थे कल एक वीडियो में कि हम सब बराबर हैं, संविधान भी बराबर मानता है। तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने अपने घर में हमारे किसी शिल्पकार भाई को भोजन कराया है या उसके साथ बैठ के भोजन किया है? अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं तो क्या आपने वहां पर किसी SC, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, अति महादलित वर्ग के साथ भोजन किया है या उसके साथ अपने साथ बैठ के खिलाया है? कहना आपके लिए आसान होगा। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बहुत कम है। अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाते हैं तो वहाँ जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा फैली हुई है। हम लोगों ने किया है, हम लोग नहीं मानते इन चीजों को, लेकिन आपने उस चीज को नहीं किया। लेकिन आप कुमाऊं समाज की जड़ों के ऊपर अटैक कर रहे हो और आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो जरूर मैं निवेदन करूंगा पर्वतीय समाज से, चाहे वो कुमाऊं से हैं, गढ़वाल से हैं, आप लोग अपने लिए सोचिए कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके विपक्ष में खड़ा है। क्योंकि ये लोग मीठी मीठी बातें करके अपना घर तो भर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन आपको आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपकी रीति नीतियों, आपकी वैवाहिक पद्धति से दूर ले जा रहे हैं, ताकि आप अपनी संस्कृति को भूल के उनकी संस्कृति के साथ मेल मिलाप कर लें। और जो बॉलीवुड हॉलीवुड की जो परंपरा है, बद्रीपुरा वार्ड में अगर आप भी जाएं कभी तो वहां पे देखिए, पंडाल में बहुत अच्छी चीजें लगी थी, मैं कहना भूल गया उसको। एक तो पाश्चात्य शैली में आपको आना, पाश्चात्य शैली कपड़े पहन के आप गणेश पंडाल में नहीं आ सकते। दूसरा, जो व्यक्ति कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो वहां पे एक लिस्ट लगी हुई है। उस लिस्ट में, जो मैं अभी वीडियो भी डालूंगा, वो चीज देखिएगा, लिस्ट लगी हुई है कि भगवान का जो एक चुनौती जो दी गई है, वहां पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये भगवान की होने की जो सबूत है वहां पे दिए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि नारियों को भी उतना ही अधिकार है। और हवन प्रक्रिया में उन्होंने कुमारी कन्याओं को बैठाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा जो हवन प्रक्रिया उनको देख के। तो आप अपनी संस्कृति में, पर्वतीय समाज से जरूर कहूंगा
कि आप जो अपने लिए पंडित ला रहे हैं घर में पूजा पाठ करने के लिए, वो जरूर पूछिए कि उनका मूल कहाँ है। आप बाहर से आए हुए व्यक्ति से लाओगे तो आपके हिसाब से आपकी पूजा पद्धति को नहीं मानेगा। आप सिर्फ अपने, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमारे पंडित भी यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। अगर पर्वतीय समाज कहीं भी विस्थापित हुआ है पिछले 25 साल राज्य बनने के बाद, तो हमारे साथ हमारी परंपराएं भी विस्थापित हुई हैं, हमारी संस्कृति भी हुई है, हमें देव देवता भी हुए हैं, हमारे इष्ट भी हुए हैं। गणेश हमारे इष्ट हैं और हम इष्ट की कभी भी तर्प जो विसर्जन नहीं करते हैं। अगर हम पहाड़ की तरफ देखेंगे तो इष्ट जो है, इष्ट हमारा हमेशा साथ रहता है, जो हमारा सबसे पहले सुरक्षा और हमारे समृद्धि का परिचय देता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, सचेत रहिए। और एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि बाहरी व्यक्ति को अपने घर में बुलाने से अच्छा है किसी गरीब पहाड़ी ब्राह्मण को बुलाइए, वो उससे पूजा पाठ करवाइए, ताकि आप सहभागी बन सके उसके विकास में। क्योंकि आपके 1 रुपये से उसका पैसा, उसका घर जरूर चल जाएगा, लेकिन बाहर का व्यक्ति आपको लूटने के लिए आया। चाहे आप मुगलों को देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, मुगलों को देख लीजिए, अंग्रेजों को देख लीजिए, और अभी बाहर के इन लोगों को देख लीजिए जो हमें कह रहे हैं कि कुमाऊं के लोगों की तो संस्कृति नहीं है, उनकी तो अपनी जड़ें ही नहीं है, उनका तो अपना इतिहास ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और निवेदन करूंगा, अपने जो क्षेत्र के छोटे छोटे मंदिर हैं उनमें जरूर जाइए। वहां पर जो लोग उस मंदिर का प्रबंधन कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म में, अब तो हम पहाड़ी हिंदू धर्म कहेंगे, उस धर्म में, हिंदू धर्म में पंडित जो होता है एक छोटा सा, हम केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, बड़े बड़े मंदिरों में जरूर जाना चाहिए, लेकिन छोटे मंदिरों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये चीज भी बद्रीपुरा वार्ड के जो अंदर जो गणेश पंडाल बना था वहां पे लिखा गया था कि आप पूरे देश प्रदेश के मंदिरों में जाइए, लेकिन हमेशा अपने छोटे मंदिर में भी अपना कुछ अनुदान दीजिए। क्योंकि जब मैं अभी एक वीडियो बना रहा था ये गौरा, और उससे पहले भी मैंने जरूर कहा था कि हमारा जो पहाड़ का समाज है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक ब्राह्मण समाज है, एक उसके 3 हिस्से हैं, एक ठाकुर है और एक शिल्पकार है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी भी जब हम अपने मंदिर में जाते हैं तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उसके 3 हिस्से करके ले जाइए। अगर आप 10 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए दे रहे हैं, 50 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए आपके सामर्थ्य के हिसाब से है। एक जो वहां पे वाद्य यंत्र बजा रहे हैं उनको भी दीजिए, एक जो पंडित जी सेवा कर रहे हैं उनको दीजिए, और एक मंदिर में जरूर दीजिए। क्योंकि समाज का ही दायित्व तो होता है कि हम लोगों को आगे बढ़ाना, उन लोगों को आगे बढ़ाना। क्योंकि जो हमारी शैली थी वो हमारी परंपरा है, और उस परंपरा को जो निर्वहन कर रहा है वो बहुत बड़े नमन के योग्य हैं। क्योंकि जब अगर मैं अपने गांव में जाता हूं, मैं खत्म करूंगा, जब मैं अपने गांव में जाता हूं तो गांव में मंदिर में शिल्पकार समाज हमारे वाद्य यंत्र को बजाता है, जिससे देवता जागृत होते हैं, और पंडित जी पूजा करते हैं जिसमें देवता जागृत होते हैं। और जो हमारा जो ठाकुर वंश है जो हमारे यहाँ, वो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो हम एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए हैं, और एक गठबंधन हमारा आज से नहीं, प्राकृतिक रूप से सदियों से चला आ रहा है। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के सुख दुख में रहना, एक दूसरे। तो विवेक शर्मा या विशाल शर्मा जी से जरूर कहना चाहूंगा, एक बार हमारे साथ बैठ के चर्चा जरूर कीजिए, और हमारे शिल्पकार भाइयों के साथ अपने घर के अंदर बैठा के खाना खिलाइए। मैं मान जाऊंगा आपको कि आप वाकई में संविधान को मानते हैं, आप इस लोकतांत्रिक देश को मानते हैं, लेकिन मुंह से जब आप बोलते हैं तो कुमाऊं की जो जड़ें हैं उनको आप प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं कि आपको अपनी जड़ें नहीं मालूम है, आप पूरे कुमाऊनी समाज, गढ़वाली समाज को गाली देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पहला आज का इतना ही, और भी कुछ चीजें होंगी। मैंने फिर भी आपको बोला है कि समाज को अपनी चीजें उठानी चाहिए, क्योंकि ये राजनेता और अधिकारी तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप लोग सामने नहीं आओगे। समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। हम सफाई अभियान को लेके आगे बढ़े हैं, अब इसके लिए हम उनके जो तटस्थ अधिकारी हैं उनको है। और आज 1 सितंबर है, खटीमा गोलीकांड है, जरूर अपने स्टेटस पे जरूर लगाइए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। और अपने बच्चों को जरूर बताइए कि खटीमा कांड क्यों हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कितने लोग हमारे मारे गए, और इस राज्य बनाने में उन लोगों ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, पहला, जय हिंद।